गाइस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बिंग कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि आपको हमारे चैनल की सारी नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। और गाइस आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे हमारे पास 17,000 प्लस फॉलोअर्स है, और आप हमें फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे हमारे पास 78,000 प्लस फॉलोअर्स है। और गाइस आप हमारी वेबसाइट में जरूर विजिट कीजिए, यहाँ पे आपको नोट्स, क्वेश्चन आंसर, कोर्सेज, बहुत सारी चीज मिल जाएगी और यहाँ पे आप अपना कोर्स भी खुद का क्रिएट कर सकते हो और अर्निंग कर सकते हो। और गाइस हमारी कंपनी हमेशा प्रॉफिट का 25% एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी को देती है, जहाँ पे हम जो भी बच्चे फीस नहीं दे सकते, स्कूल की कॉपी बुक्स नहीं खरीद सकते, हम उनको वो सारी चीज फ्री में देते हैं। तो गाइस इसलिए हमें सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिंग कॉमर्स शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर की ओर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल गाइस टू माय चैनल। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। देख सकते हैं यार थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, तो कुछ नहीं, मैंने यहाँ पर फीचर्स लिखा है, यहाँ पर एडवांटेज लिखा है, यहाँ पर डिसएडवांटेज लिखा है। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझसे गलती से। ओके, तो डियर सबसे पहले हमें जानते हैं फीचर्स क्या होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी का। तो जी सबसे पहला जो फीचर है हमारे पास वो है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। अब जी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है कंपनी के पास। अब जी सर ऐसा समझिए कि अगर एक कंपनी का ओनर जो है अगर वो एक्सपायर हो गया तो उस केस में भी क्या रहेगी, कंपनी आगे तक चलती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एप्पल की बात करूं, एप्पल कंपनी के जो सीईओ है मेन स्टीव जॉब्स है, वो क्या हो गए, एक्सपायर हो गए। तो उनके एक्सपायर होने से क्या एप्पल कंपनी बंद हुई? तो आंसर इज नहीं, एप्पल कंपनी अभी भी चल रही है। तो जी एप्पल कंपनी का सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। हर कंपनी के इसमें सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। अगर उसका ओनर जो मेन सीईओ है या फिर ओनर जो भी है अगर वो एक्सपायर हो गया तभी उस केस में भी जो कंपनी है वो आगे तक चलती रहेगी। ठीक, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का मतलब ये है। अब जी परपेचुइटी सक्सेशन, अब जी परपेचुइटी का मतलब होता है कंटिन्यूटी से। अब जी कब तक कंटिन्यू चलेगा, जैसा कि मैंने बताया कि जी जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो क्या है, हमेशा के लिए कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर ओनर भी एक्सपायर हो गया उस केस में भी कंपनी क्या रहेगी, कंटिन्यू चलती रहेगी। अब जी कभी कभी कोई लोग मुझसे पूछते हैं तो भाई कंपनी चलती रहेगी तो उसका एंड कब आता है? जी उसका एंड अगर गवर्नमेंट या फिर लॉ ने अगर बोला कि यार इस कंपनी को हमें बंद करना चाहिए तो उस केस में सिर्फ कंपनी बंद होती है, नहीं तो हमेशा कंपनी चलती ही रहती है। अब जी कॉमन सेल, अब जी जो कंपनीज होती है ना ये बहुत बड़ी होती है। ठीक, अब जी फॉर एग्जांपल कीजिए आपने एक बिजनेस चालू किया, आपका छोटा सा बिजनेस है। ठीक, अब जी उस बिजनेस में अगर मान लीजिए कि कोई भी कहीं से भी आया और उसने कहा कि सर हम लोग यहाँ से बिजनेस में, मतलब आप ऐसा समझिए आपके बिजनेस में कोई भी पर्सन आया, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल आया, उसने कहा कि सर आपका बिजनेस है तो आप अपने बिजनेस में आप कुछ भी साइन कीजिए, तो वहां पर क्या होगा, आप खुद ही साइन करेंगे। लेकिन ये कंपनी क्या होती है, बहुत बड़ी होती है। अब जी ओनर तो अगर आप पे बिजनेस है, आप उसके ओनर है, आप साइन कर देंगे, कोई भी इशू होगा आप सॉल्व कर देंगे। लेकिन कंपनीज क्या रहती है, बहुत बड़ी बड़ी होती है। अमेजन कंपनी ये हो गई, और भी बहुत सारे, ऐसे तो इनको एमएनसी कहा जाता है, मल्टीनेशनल कंपनीज, लेकिन स्टिल एज अ पार्ट ये कंपनीज का एक पार्ट होता है। ठीक, तो ये कंपनीज इतनी बड़ी बड़ी होती है कि ये पॉसिबल नहीं होता है कि हर ओनर के लिए कि वो अपना साइन हर इसमें साइन कर दे। तो इसलिए क्या होता है, कभी कभी कंपनीज ना क्या करती है, कॉमन सेल तैयार करती है। आप जानते हैं ना, जैसे इंक में ऐसे मतलब स्टैम्प टाइप करता है, इंक पे मार के आप ऐसे स्टैम्प करते हैं पेपर्स में, तो वही है। ठीक, तो कंपनीज में क्या रहता है, कॉमन सील बना दिया जाता है, जिससे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर साइन करना हो उसमें आसानी से साइन हो जाता है। ठीक, अब जी यहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी होती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लिमिटेड लायबिलिटी होती है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब अगर आपकी कंपनी ने बहुत सारा लोन लिया है, अगर आपकी कंपनी ने लोन नहीं दे पाया तो उस केस में क्या होगा, आपकी जो कंपनी का जितने भी एसेट्स है, मशीन वो सारी चीजों को बेच के अगर पूरा पैसा ले लिया जाएगा, अगर लोन का पैसा ले लिया जाएगा, अगर उससे भी आपकी पूरी बिजनेस को भी कंपनी को बेच के भी उतना पैसा नहीं आया तो इस केस में आपकी जितनी भी पर्सनल प्रॉपर्टी, आपका घर, गाड़ी, पैसा, वो सारी चीजें वहां पर नहीं ली जाएगी। ठीक, नोट करना, नहीं ली जाएगी, क्योंकि वहां पर लिमिटेड लायबिलिटी है। तो जी लिमिटेड लायबिलिटी मतलब अगर आपका पैसा आपने नहीं चुका पाया तो आपके सिर्फ बिजनेस एसेट आप देके उसका पैसा चुका पाओगे। अगर उससे भी नहीं चुका पाया तो आपके जो पर्सनल एसेट्स है वो आपको नहीं देना पड़ेगा। ठीक, तो ये एक तरीके का फायदा होता है, इसलिए ये पॉइंट मैंने एडवांटेज की इसमें भी लिखा है। ठीक, तो लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है। अब जी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, अब जी से ध्यान करना, अगर कंपनी, यहाँ पर ओनर या फिर कंपनी लिख दो, कंपनी, अगर कंपनी को कभी भी पैसों की जरूरत होती है तो वो क्या करती है, अपने शेयर्स को क्या करती है, मार्केट में सेल कर देती है। उससे क्या होता है, ओनर को क्या हो जाती है, मनी मिल जाती है। ठीक, तो जी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स बहुत इजी, आप शेयर को मार्केट में सेल करके आराम से पैसा ले सकते हो। ठीक, तो कंपनी को बहुत बड़ा एक तरीके का एडवांटेज मिल जाता है, इसलिए ये भी पॉइंट को मैंने यहाँ भी लिखा है। ठीक, सेम है। ठीक, सेम है, अगर कंपनी को पैसे की नीड है, अगर ओनर को मनी की नीड है तो वो शेयर्स को मार्केट में सेल कर देते हैं, जिससे ओनर को मनी मिल जाती है, खत्म। ठीक, तो यही चीज आपको एक्सप्लेन करना एग्जाम्स में अगर आएगा तो। ठीक, तो जी अब एडवांटेज के बारे में जानते हैं। अब जी कैपिटल,
जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इजिली क्या कर सकते हो, शेयर को मार्केट में सेल करके आप पैसे ला सकते हो। अगर आप डिबेंचर्स या फिर ये सारी चीजें जो कि मैंने आप चैप्टर्स बेसिकली सब चैप्टर 7 का टॉपिक है, डिबेंचर्स क्या होता है, शेयर्स क्या होता है, लेकिन स्टिल कंपनीज का क्या होता है, कभी भी उनको पैसे की जरूरत होती है तो वो क्या करता है, शेयर्स या डिबेंचर इशू करके पैसा ले लेता है। ठीक। अब जी लिमिटेड लायबिलिटी, मैंने आप सभी को यहाँ भी मतलब बताया, सेम है। कंटिन्यूटी, जस्ट मैंने यहाँ पर बताया कि ये क्या सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, सेम है, कोई जरूरत नहीं है, पहले पॉइंट के जैसा है। अगर ओनर भी मर गया तभी वो बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा, तो ये भी एक एडवांटेज है। अब एफिशिएंट मैनेजमेंट, अब जी एफिशिएंट मैनेजमेंट मतलब अब जी कंपनीज में आप देखते होंगे कि बहुत प्रोफेशनल लोग, क्या पढ़े लिखे टेक्निकल लोग क्या रहता है, हमेशा एम्प्लॉय रहता है, वो क्या करता है, पूरा काम करता है। अभी जैसे आप कोई भी कंपनी में चले जाओ यार, सैमसंग के शॉप में चले जाओ, कोई भी शॉप में, तो वो जितने भी बंदे हैं वो क्या है, पढ़े लिखे रहते हैं। ठीक, टेक्निकल नॉलेज रहती है, अच्छे से स्टाफ को कंट्रोल कर पाता है। ठीक, तो एफिशिएंट मैनेजमेंट यही होता है, तो कंपनी में आपको इसका एडवांटेज मिलता है। ठीक। अब जी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का भी मैं बता रहा हूँ, को जरूरत पड़ता है पैसे का, शेयर मार्केट में सेल करके उसको पैसा मिल जाता है। अब जी डिसएडवांटेज क्या हो चलता है। अब जी जो पहला डिसएडवांटेज है हमारे पास, लेंथी लीगल प्रोसीजर्स एंड एक्सपेंसिव। ठीक, मतलब डियर ये क्या होता है, जितने भी कंपनीज रहती है ना, इनको स्टार्ट करने से पहले लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल कीजिए, अगर आपको कार चलानी है, ठीक, अगर आपको कोई और स्टेट में कहीं भी जाना है तो आपको क्या पड़ती है, लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। सो सेम चीज हर कंपनी को भी लाइसेंस की जरूरत पड़ती है स्टार्ट करने के लिए, अपना बिजनेस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। तो जी लाइसेंस लेने के लिए ना, जो फॉर्मेलिटीज जो भी है ना, मतलब जो भी लाइसेंस लेने के लिए जितनी भी फॉर्मेलिटीज रहती है वो बहुत डिफिकल्ट रहती है, बहुत लेंथी प्रोसेस रहती है, बहुत पैसा लगता है उसमें। ठीक, तो यही तरीके का बहुत डिसएडवांटेज है। अभी डिले इन डिसीजन, अब जी यहाँ पर क्या होता है, अब जी कंपनीज मैंने आपको बताया बहुत बड़ी होती है, एप्पल के ले लो यार, बहुत बड़ी बड़ी ब्रांचेस है, हर जगह पे फैली हुई है। तो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि कोई अगर प्रॉब्लम आ गई तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत टाइम लगता है। ठीक, जैसे आप सभी जानते होंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट में भी अगर कोई कोर्ट आ जाता है, ठीक, कोई मतलब कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस केस को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा लंबा प्रोसेस रह जाता है, डिले हो जाता है। ठीक, तो जी ऐसे यहाँ भी सिस्टम फॉलो हुआ जाता है। अब जी एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, अब जी यहाँ कंपनीज में क्या रहता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल थोड़ा ज्यादा रहता है। ठीक, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, इनके ऊपर हमेशा नजर रखती है कि ये सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं। ठीक, तो और इसके साथ साथ अच्छे प्रोडक्ट हम कंज्यूमर्स को दे रहे हैं कि नहीं, तो ये सारी चीजें क्या रहती है, गवर्नमेंट जो है देखती है। इसलिए क्या करती है गवर्नमेंट, यहाँ कंपनीज पे बहुत ज्यादा नजर रखती है, इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। अब जी ऑरिजेनिक मैनेजमेंट, अब जी मैंने बहुत सारी बार लिखा है कि हमेशा जो कंपनीज को मेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स जो रहते हैं, ये संभालता है। तो जी बेसिकली क्या होता है, बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स रहते हैं ना, इनके पास सबसे ज्यादा पावर रहती है कंपनी को संभालने के लिए। तो जी ये क्या करता है, अभी कभी कभी कंपनीज की जो पावर का है मिस यूज करता है। ठीक है, तो ऑरिजेनिक मैनेजमेंट का सबसे माइनर टर्म्स में मतलब यही होता है। ठीक है जी, यही है डिसएडवांटेज। तो फीचर्स, एडवांटेज एंड देन डिसएडवांटेज पढ़ने क्या वाला है। ठीक, तो आज हम लोग सबके बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक, कि हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या डिफरेंस होता है। एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कभी कभी डिफरेंस बताइए। अगर आपको कभी पूछेगा कि पार्टनरशिप और कोऑपरेटिव के बीच में डिफरेंस बताना है, तो आप इजिली क्या कर सकते हो, बता सकते हो। या फिर आपको सोल प्रोप्राइटरशिप या कंपनी के बीच में डिफरेंस पूछेगा तो आप डेफिनेटली बता सकते हो। कंपनी मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी, राइट। ठीक है, अगर आपको पूछेगा पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप के बीच में डिफरेंस बताओ, तो आप इजिली बता सकते हो, क्योंकि इस लेक्चर में मैं आपको ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो आपको बहुत यूजफुल होगी, है ना। अब जी पहले तो फटाक से ना डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा, राज की बातें बताऊंगा। ठीक, तो जी सबसे पहला जो आप सभी को यहाँ पर देखना है कि सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें। ठीक, सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप। अब इस सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। आप बिना लाइसेंस के सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस चालू कर सकते हो। लेकिन पार्टनरशिप की बात करी तो जी इसमें ऑप्शनल है, आप लाइसेंस मतलब आप रजिस्टर करवा भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ाया था तो बताया था, मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर रजिस्टर करेंगे तो बेनिफिट मिलेगा, नहीं करेंगे तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो बेसिकली पार्टनरशिप फर्म में ऑप्शनल में रहता है, ऑप्शनल मतलब चॉइस में रहता है। ठीक है, ऑप्शनल मतलब चॉइस में रहता है, आपकी मर्जी, आप चाहते हो तो आप कर सकते हो रजिस्टर, नहीं चाहते हो तो नहीं कर सकते, राइट। अब जी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में अब जी कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये हिंदू सक्सेशन एक्ट से क्या है ताल्लुक है, इसलिए इसको मतलब कोई जरूरत नहीं पड़ती रजिस्ट्रेशन की। अब जी कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। ठीक, अब आपको लाइसेंस की बहुत जरूरत पड़ती है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी में। अब जी कंपनी में, हाँ इसमें तो बट ऑब्वियस कंपनी है, इसमें तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। और जी इसका रजिस्ट्रेशन जो होता है वो बहुत लेंथी प्रोसेस होता है और जी बहुत एक्सपेंसिव होता है। अब जी कैपिटल, अब जी सोल प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल लिमिटेड होता है, पार्टनरशिप में लिमिटेड होता है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप से ज्यादा होता है।
ठीक। अब जी यहाँ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में अब जी यहाँ पर कोई कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया था एंसेस्टर प्रॉपर्टी की जरूरत रहती है। जो भी हमारे मतलब एक्सीडेंट है, मतलब आपको अब कैसे अरे यार इसे कैसे समझाऊं, जैसे जैसे हमारे परदादा परदादा की प्रॉपर्टी है, उससे बिजनेस चलता आ रहा है, तो एंसेस्टर प्रॉपर्टी वैसे टाइप की प्रॉपर्टी होती है। अब जी कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपको कैपिटल की जरूरत बहुत कम पड़ती है, राइट, बहुत कम पड़ती है, क्योंकि ये इसमें यहाँ पर मतलब बेसिकली हम लोग हेल्प करते हैं दूसरे की। जैसा आप ये सारी चीजें डी मैं आप सभी को पहले बता चुका हूँ, अभी बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ओके, अब जी जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो कैपिटल की जरूरत पड़ती है वो बहुत ज्यादा पड़ती है, इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है लार्ज। अब जी लाइबिलिटी की बात करते हैं। सोल पार्टनरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, पार्टनरशिप में लिमिटेड रहती है, सॉरी पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड रहती है। अब जी यहाँ पर आप सभी को एक चीज नोट करनी है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में सिर्फ कर्ता की लाइबिलिटी क्या रहती है, अनलिमिटेड रहती है। यहाँ पर स्टार बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक, और ये पूछता है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में लाइबिलिटी किसकी क्या रहती है। ठीक, तो कर्ता की लाइबिलिटी सिर्फ अनलिमिटेड रहती है, और जी उसके अलावा बाकी जितने भी पार्टनर्स है वो सबकी लाइबिलिटी क्या रहती है, लिमिटेड रहती है। ठीक, अब जी कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो लाइबिलिटी रहती है लिमिटेड रहती है। अब जी जैसे कंपनी में भी क्या रहती है, लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है। अब जी कंटिन्यूटी कि कौन सा बिजनेस कब तक चल सकता है, तो जी सोल प्रोप्राइटरशिप में वो क्या है, ओनर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जब तक ओनर जिंदा है तब तक उसका बिजनेस चलेगा। अगर जी फॉर एग्जांपल अगर जो ओनर है वो मर गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई उसकी, और या फिर वो बहुत बीमार हो गया, तो उसका बिजनेस भी क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर डिपेंड ऑन ओनर, ओनर के ऊपर डिपेंड करता है। अब जी पार्टनरशिप ये पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है, अगर जितने पार्टनर्स तब तक चलाना चाहे बिजनेस तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब जी कंटिन्यूटी, अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करें तो यहाँ पर कंटिन्यूटी रहती है, क्योंकि अगर जी फॉर एग्जांपल करो कि कर्ता मर गया, जो आप सभी को मैं बताया था कि हेड कर्ता रहता है, राइट, तो जी अगर कर्ता इन केस मर जाता है तो उसके नीचे जो सबसे बड़ा है, फॉर एग्जांपल करो आपकी फैमिली में आपके डैडी सबसे बड़े हैं, उसके नीचे आपकी मदर है, फिर आप है। ठीक, तो जी एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा सीरियस मतलब वो सिर्फ एग्जाम्पल है। तो जी आपके फादर अगर एक्सपायर हो गए, एग्जाम्पल है, राइट, तो जी उस केस में क्या हो जाएगा, कर्ता कौन बनेगा, आपकी मम्मी बनेगी, क्योंकि अब आपके पापा के पास सबसे बड़ी आपकी मम्मी थी। ठीक है, ऐसे ट्रांसफर हो जाता था। ऐसे क्या रहता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में चलता ही रहता है। सॉरी फ्रेंड्स, वो वाला एग्जाम्पल मुझे नहीं लेना चाहिए था, उसके लिए बहुत सारा सॉरी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या रहती है, कंटिन्यूटी रहती है, जब तक आपको चलाना है चला लो, क्योंकि यहाँ पर सेपरेट लीगल आइडेंटिटी रहती है। क्योंकि अगर आपका ओनर भी मर गया तो जी उस केस में भी आपका बिजनेस जो है चलता रहेगा। ठीक है, सेम चीज कंपनी में भी होती है। अब जी सिक्रेसी मतलब सीक्रेट, ठीक, कितना सीक्रेट, कौन से बिजनेस में सबसे ज्यादा सीक्रेसी है और किसमें ज्यादा सीक्रेसी नहीं है। सीक्रेसी मतलब सीक्रेट। अब जी सोल प्रोप्राइटरशिप में सीक्रेट बहुत रहता है, क्योंकि जी एक ही बंदा है। अब जी एक ही बंदा है तो जी सब चीज उसी को ही पता है, क्योंकि चलाता भी मतलब अपने बिजनेस का मालिक भी वही है, चलाता भी वही है, मैनेज भी वही करता है। तो वही एक बंदा है जिसको अपने बिजनेस की सारी डिटेल पता होगी, तो स्वाभाविक बात है कि सीक्रेट रहेगा ही, क्योंकि उसका जो भी उसके बिजनेस का जो भी मॉड्यूल होगा वो बाहर में लीक होगा ही नहीं, है ना। अब जी पार्टनरशिप में शेयर बिटवीन पार्टनर्स, ठीक, अब जी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में शेयर बिटवीन मेंबर्स, ठीक है, क्योंकि अब जी कोऑपरेटिव सोसाइटी में शेयर बिटवीन यूजर्स, सॉरी हाँ यूजर्स, और कंपनी में भी शेयर बिटवीन यूजर्स। अब जी ध्यान से सुनना, अब जी पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स हो गए पार्टनरशिप फर्म बिजनेस में, तो जी सीक्रेसी उनके ही बीच में रहेगी, है ना। अब जी वैसे अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में जितने भी मेंबर्स हैं उनके बीच में रहेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी के जितना भी मेंबर्स है उनके बीच में पूरा सीक्रेट रहेगा। अब जी कंपनी में भी क्या रहेगा, सीक्रेट मतलब उनके यूजर्स के ऊपर बिटवीन शेयर रहेगा। ठीक है, जो भी उसके यूजर्स एक्सटर्नल होंगे इंटरनल होंगे जो भी होंगे। अब जी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, अब जी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि अगर एक बिजनेस का ओनर मर गया तो उसका बिजनेस जो है चलेगा कि नहीं। ठीक, तो जी सोल प्रोप्राइटरशिप में सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, क्योंकि ओनर मर गया तो बिजनेस भी बंद। पार्टनरशिप में डील नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है क्योंकि अगर मतलब बेसिकली अगर पूरे पार्टनर्स छोड़ दिए या कुछ हो गया या कोई भी पार्टनर की डेथ हो गई, या उस केस में कह भी सकते हैं कि वो चल भी सकता है या नहीं भी चल सकता है, राइट। तो एक काम करो, इस यहाँ पर लिखो कि चल भी सकता है नहीं भी चल सकता है, राइट, ये ज्यादा परफेक्ट रहेगा। अब ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या रहता है, अगर ओनर, जैसे मैंने आपको बताया कि डियर अगर मेन जो हेड रहता है कोई भी बिजनेस का कर्ता वो मर गया तो उसके नीचे जो सबसे बड़ा है वो कर्ता बन जाएगा, तो ऐसे क्या रहता है, चलता रहता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, जो कर्ता मर भी गया तो तब भी क्या रहेगा, बिजनेस चलता ही रहेगा। ठीक, अब जी कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी सेम चीज रहता है। ठीक, क्योंकि ये क्या है मतलब बेसिकली यहाँ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, अगर ओनर भी मर गया है कोई भी मर गया तो जी तब भी चलता ही रहेगा, क्योंकि ये मेंबर्स चलाते हैं। ठीक,
अब जी कंपनी में भी, क्योंकि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाता है, एक नहीं है बहुत सारे हैं, ठीक है, तो कंपनी भी चलती रहती है। अब जी मेंबर्स की बात करें तो जी सोल प्रोप्राइटरशिप में आप सभी को पता है एक ही ओनर है और वही पूरा बिजनेस को चलाता है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। अब जी पार्टनरशिप में मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी नॉर्मल बिजनेस अगर चलाओगे तो आपको मिनिमम 2 लोग की जरूरत पड़ेगी और मैक्सिमम 20। अब जी अगर आप कोई भी बैंकिंग पार्टनरशिप बिजनेस खोलना चाहोगे तो आपको मिनिमम 2 पार्टनर चाहिए और मैक्सिमम 10 पार्टनर चाहिए, ठीक। अब जी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में बात करें तो मिनिमम 2 एडल्ट चाहिए आपको, कम से कम 2 इंसान होना चाहिए, तब जाके आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली चालू कर सकते हो। अब जी कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब मिनिमम 2 एडल्ट मैक्सिमम नो लिमिट। जैसे मैंने आपको बताया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी होती है जहां पर, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ डाटा, तो डियर यहाँ पर 10 का ले रहा हूँ, मुझे लग ही रहा था कि कहीं गड़बड़ है करके 10 होगा, ठीक। तो मिनिमम 10 एडल्ट आपको चाहिए कोऑपरेटिव को स्टार्ट करने के लिए और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, जितने भी चाहो उतने हो सकते हो, 100 200 300 जितने भी चाहो उतने मेंबर्स हो सकते हो। अब जी ज्वाइंट कंपनी में दो एक्सपेक्ट आते हैं, प्राइवेट और पब्लिक। तो प्राइवेट कंपनी जिसको भी स्टार्टअप करना है तो उसमें मिनिमम आपको 2 मेंबर्स चाहिए और मैक्सिमम आपको 50 मेंबर्स चाहिए। अब जी पब्लिक की बात करें तो मिनिमम आपको 2 चाहिए और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, जितने भी होना चाहो कंपनी में उतने हो सकते हैं मेंबर्स, ठीक। तो डियर आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो अब जी कभी कभी क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि डिफरेंस बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। तो डियर आपको क्या करना है, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप को एक्सप्लेन करना यही वाले पॉइंट से ही, ठीक। जैसे अगर एग्जाम में पूछा सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के बीच में डिफरेंस बता, तो आप क्या करोगे, फॉर्मेशन लिखोगे बेसिस में, बेसिस भी लिखना है, एक चीज बेसिस भी लिखना है, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का 2 ऐसे कॉलम बना है, वहां पर लिखना है फॉर्मेशन, जहां पर सोल प्रोप्राइटरशिप का इजी फॉर्मेशन रहता है लेकिन पार्टनरशिप में ऑप्शनल रहता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे अगर सोल प्रोप्राइटरशिप और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पूछा तो दोनों के बीच में डिफरेंस कर दो, मतलब ओवरऑल किसी का भी डिफरेंस पूछेगा तो आप इस चार्ट के थ्रू आराम से उसे क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना, डिफरेंस। और मैं आप सभी को एक चीज बता दूं, बेसिस जरूर लिखना, ठीक है। ये जो पॉइंट्स मैंने लिखा है ये भी आपको लिखना है एग्जाम्स में, नहीं तो मार्क्स आपके कट जाएंगे, ठीक। अजी कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि एग्जाम्स में, या फिर कभी कभी हर बच्चों को इसमें यही डाउट होता है कि यार इससे तो हम एडवांटेज भी बना सकते हैं, डिसएडवांटेज भी बना सकते हैं। तो जरूर हाँ जी आप बिल्कुल बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। आप इस चार्ट से भी एडवांटेज भी बना सकते हैं और डिसएडवांटेज भी बना सकते हैं। अब जी जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कभी क्वेश्चन में पूछ दिया कि पार्टनरशिप का एडवांटेज बताओ, डिसएडवांटेज बताओ, ठीक। तो जी एडवांटेज क्या बता दोगे कि हाँ इसका पार्टनरशिप का एडवांटेज क्या है कि फॉर्मेशन ईजी है, ठीक। तो ये एक एडवांटेज हो गया। अब जी कैपिटल की बहुत कम कैपिटल को हम लोग को डालना पड़ता है, ठीक। लाइबिलिटीज की क्या रहती है, अनलिमिटेड रहती है, ये डिसएडवांटेज हो जाएगा, राइट, क्योंकि लाइबिलिटीज की अनलिमिटेड रहती है। कंटिन्यूटी पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड, ये तो नहीं रह सकते, सीक्रेसी रहती है। तो ये क्या कहते हैं, इससे आप एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी कर सकते हो। तो अगर आप ये चार्ट अच्छे से कर लोगे ना तो अराउंड 80% जितना भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो अराउंड से पढ़ने वाले हैं। वो होने वाला है फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी भी ना बोलो तो आप इसे डायरेक्ट कंपनी भी बोल सकते हो, है ना। तो आज हम लोग इसमें ये जानने वाले हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी कैसे स्टार्टअप करना है, मतलब उसे कैसे बनाना है ना। तो जैसा आप नाम से देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो डियर मैं आप सभी को एक चीज बताता हूं कि कभी भी कोई भी कंपनी को स्टार्टअप करना है, कोई भी कंपनी को आपको स्टार्ट करना है, उसको फॉर्म करना है, तो आपको हमेशा लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक। आपको हमेशा लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, चाहे आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कीजिए, प्राइवेट बिजनेस स्टार्ट कीजिए, मतलब प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कीजिए या फिर पब्लिक कंपनी स्टार्ट कीजिए, कोई भी कंपनी स्टार्ट कीजिए, लेकिन कंपनी को स्टार्ट करने से पहले आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं रहा तो आप कंपनी भी स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक। इतना तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब मैं आप सभी को एक चीज बताता हूँ कि यहाँ मैंने कुछ स्टेज लिखे हैं, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, ठीक। तो ये मेरे पास टोटल 4 स्टेज है ना। तो जी ये स्टेज मैंने किस लिए लिखा है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। इससे पहले मैं आप सभी को एक गुरु मंत्र बताने चाहता हूँ। क्या मैं यहाँ पर आपको एक गुरु मंत्र बताना चाहता हूँ, एक ऐसा राज बताना चाहता हूँ जो आप सभी को याद रखना है, जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी को ये गुरु मंत्र सुन के बहुत मजा आएगा, ठीक। तो जी गुरु मंत्र ये है कि अगर मैं प्राइवेट कंपनीज की बात करूं, प्राइवेट कंपनी को जब अपने कंपनी को स्टार्ट करना पड़ता है तो उन्हें क्या करना पड़ता है, मतलब प्राइवेट कंपनी को अगर प्राइवेट कंपनी को अपनी कंपनी को स्टार्ट करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, पहला और दूसरा स्टेज को फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेज प्रमोशन और सेकेंड स्टेज इनकॉर्पोरेशन को प्राइवेट कंपनीज को फॉलो करना पड़ेगा। पहला और दूसरा स्टेज प्राइवेट कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर
प्राइवेट कंपनी को लाइसेंस मिलेगा और तब जाकर प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट कर सकती है। एक समझ में आ गया? प्राइवेट कंपनीज को हमेशा फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज को फॉलो करना पड़ता है, तब जाके उनको लाइसेंस मिल जाता है, तब जाकर प्राइवेट कंपनीज अपनी कंपनीज को स्टार्ट कर सकती है। लेकिन अगर मैं वहीं पर पब्लिक कंपनीज की बात करूं, तो पब्लिक कंपनी को चारों स्टेज फॉलो करने पड़ते हैं। मतलब पब्लिक कंपनी को प्रमोशन स्टेज भी फॉलो करना पड़ेगा, इनकॉर्पोरेशन स्टेज भी फॉलो करना पड़ेगा, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज भी और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो पब्लिक कंपनीज को पहला, दूसरा, तीसरा और फोर्थ स्टेप, चारों स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके पब्लिक कंपनी को लाइसेंस मिलेगी और तब जाकर पब्लिक कंपनी अपनी कंपनी को स्टार्ट कर सकती है। बेसिक कंसेप्ट ठीक समझ में आ गया? तो जी और एक बार मैं आप सभी को एक गो थ्रू करूं वापस से, तो मैं फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी एक ऐसी कंपनीज होती है जिन्हें हमेशा लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो प्राइवेट कंपनीज को क्या करना पड़ता है? दो स्टेज को फॉलो करना पड़ता है, प्रमोशन स्टेज एंड इनकॉर्पोरेशन स्टेज। सिर्फ प्राइवेट कंपनी को ये दो स्टेप फॉलो करना पड़ता है, तब जाके इनको लाइसेंस मिल जाता है और ये प्राइवेट कंपनीज अपने स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर पब्लिक कंपनीज की बात करें तो पब्लिक कंपनीज को लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, तब जाकर स्टार्ट करती है। ठीक, तो पब्लिक कंपनी को स्टार्ट होने से पहले 4 स्टेज से फॉलो करना पड़ता है, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये 4 स्टेप जैसे ही पब्लिक कंपनी फॉलो करेगी तब जाके इनको लाइसेंस मिलेगा, तब जाके अपनी कंपनीज को स्टार्ट कर सकती है। ठीक, तो आप देख सकते हैं प्राइवेट कंपनीज को बस 2 स्टेप फॉलो करने पड़ता है, पहला और दूसरा स्टेप, लेकिन पब्लिक कंपनी को 4 स्टेप फॉलो करना पड़ता है लाइसेंस लेने के लिए, है ना? तो जी आप सभी को एक पहला गुरु मंत्र समझ में आ गया होगा। अब जी मैं आप सभी को और एक चीज बता दूं कि मेरे पास और एक सेकंड गुरु मंत्र है। ये गुरु मंत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जी ये गुरु मंत्र को भी बड़े ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब जी मैंने तो आपको बता दिया प्राइवेट कंपनीज को पहला और दूसरा स्टेज फॉलो करना पड़ता है, तब उनको लाइसेंस मिलता है, तब जाके अपनी कंपनीज को स्टार्ट कर पाता है। तो जी ये जो प्राइवेट कंपनी को लाइसेंस मिलता है, इस लाइसेंस को हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक, तो प्राइवेट कंपनी को जो लाइसेंस मिलता है उस लाइसेंस को हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक, ये इनकॉर्पोरेशन यहाँ पर लिखा है तो स्पेस नहीं बचा, इसलिए थोड़ा सा उधर चले गया, राइट? अब जी जो प्राइवेट कंपनी को लाइसेंस मिलता है, इस लाइसेंस को हम कहते हैं कमेंसमेंट ऑफ सर्टिफिकेट, सॉरी, इस लाइसेंस को हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। इतनी बात आपको समझ में आ गई? बहुत प्यारा सा गुरु मंत्र मैंने आप सभी को बताया जो आप सभी को याद रखना है। ठीक, अब जी आप सभी को समझ में आ गया कि हमेशा कंपनीज को लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, लेकिन प्राइवेट कंपनीज को 2 स्टेज फॉलो करना पड़ता है, तब जाके उनको लाइसेंस मिलता है। और जो प्राइवेट कंपनी को लाइसेंस मिलता है उस लाइसेंस को हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक, अब पब्लिक कंपनीज को 4 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, तब जाके इनको लाइसेंस मिलता है और ये पब्लिक कंपनीज को स्टार्ट कर सकते हैं। और जी जो इनको लाइसेंस मिलता है पब्लिक कंपनी को, इस लाइसेंस को हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। राइट, समझ में आ गया? तो ये डियर आज के लिए बेसिक कंसेप्ट था। अब जी अगली लेक्चर्स में हम प्रमोशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, इनकॉर्पोरेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। चलिए प्रमोशन के बारे में जल्दी से जानते हैं। तो जी प्रमोशन स्टेज मैं यहाँ पर आप सभी को बता देता हूँ और मजा आएगा आप सभी को। अब ये प्रमोशन स्टेज जो होता है वो सबसे पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। सबसे पहला स्टेज प्रमोशन क्या होता है? सबसे फर्स्ट स्टेज होता है जो हर कंपनी को फॉलो करना पड़ता है, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो या फिर प्राइवेट कंपनी हो। अब जी प्रमोशन क्या होता है? तो जी सबसे इजी भाषा में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। प्रमोशन एक ऐसा स्टेज होता है जहां पर कंपनी के स्टार्ट होने से लेकर, मतलब कंपनी आइडिया लगाते हैं आप, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और अच्छे से बेसिक टर्म्स में आप ये याद रखिए कि कंपनी के स्टार्ट होने से लेकर कंपनी के फॉर्म होने तक के स्टेप को हम क्या कहते हैं? प्रमोशन कहते हैं। मतलब कंपनी के स्टार्ट होने से लेकर कंपनी के फॉर्म होने के बीच के स्टेप्स को हम क्या कहते हैं? प्रमोशन कहते हैं। ठीक, बिटवीन भी लिख देता हूं। ठीक, इन दोनों के बीच के स्टेप्स को हम प्रमोशन कहते हैं सबसे इजी भाषा में। अब जी प्रमोशन में होता क्या है? तो जी प्रमोशन में क्या करते हैं? आप आइडिया लगाते हैं। प्रमोशन में क्या करते हैं? आप आइडिया लगाते हैं। अब जी आइडिया लगाते हैं कि आपको कैसी टाइप की
कंपनी स्टार्ट करनी है। ठीक, किस टाइप की कंपनी स्टार्ट करनी है, उस कंपनी को चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ उस कंपनी को अगर आपको चलाना है तो आपको कौन कौन से रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, क्या पड़ेगी, आप उस रिसोर्सेज को कैसे लाएंगे, क्या लाएंगे, तो इसके बारे में डीप में जानेंगे। तो जी प्रमोशन का स्टेप ये होता है कंपनी के स्टार्ट होने से लेकर कंपनी के फॉर्म होने के बीच के स्टेप्स को हम प्रमोशंस कहते हैं। ठीक है, प्रमोशन में बेसिकली आपको मेन चीज आपको ये याद रखनी है कि प्रमोशन में क्या करते हैं, आप आइडिया लगाते हैं। आइडिया मतलब जिसमें आप ये सब इंक्लूड हो जाता है कि आप कौन सी कंपनी को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कौन सी कंपनी में क्या करना चाहेंगे, उस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए कैसे रिसोर्सेस लगाना चाहेंगे। तो मेन चीज क्या करते हैं, प्रमोशन स्टेज में आप आइडिया लगाते हैं। अब जी ये तो चीज हो गई, यहाँ पर मुझे और एक स्टेप आप सभी को बताना है प्रमोशन में। उसके बाद हम लोग स्टेप्स में जाएंगे कि प्रमोटर कौन होता है। प्रमोटर आपने अगर अपनी बुक में गो थ्रू किया होगा तो आपको और एक वर्ड मिलेगा, प्रमोटर कौन होता है, PROMOTR। ठीक, तो प्रमोटर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपनी कंपनी का आइडिया लगाता है। मतलब अगर मैं अमेजन की बात करूं, ठीक, तो अमेजन के सीईओ कौन है, आप सभी को पता है, जीफ। ठीक है, मिस्टर जीफ है। तो मिस्टर जीफ ने हमेशा इस मतलब जब अपनी कंपनी को स्टार्ट किया तो उन्होंने आइडिया लगाया कि यार मुझे एक ऐसी कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए जो एक प्रोड्यूसर से सामान लेगी और डायरेक्ट कस्टमर को पहुंचाएगी। ठीक, तो मिस्टर जीफ जो है, जो इनकी इस कंपनी के सीईओ है, तो वो क्या है, प्रमोटर कहलाएंगे। आपको अभी भी समझ में नहीं आएगा तो और एक चीज समझिए। फॉर एग्जांपल आपके लीजिए, आपने सोचा कि यार मुझे एक XYZ स्टील कंपनी को स्टार्ट करना चाहिए, XYZ स्टील कंपनी। ठीक, स्टील कंपनी को आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो जी आपने आइडिया लगाया कि यार मुझे तो एक स्टील कंपनी को स्टार्ट करना है, मुझे एक स्टील कंपनी को स्टार्ट करना है। ठीक, तो जी आप इस स्टील कंपनी के क्या कराओगे, प्रमोटर कराओगे, क्योंकि आपने बेसिक आइडिया लगाया है कि आपको अपनी कंपनी का कौन मतलब आपने एक आइडिया लगाया है कि आपने अपनी कंपनी का मतलब आपको कौन सी टाइप की कंपनी को स्टार्ट करना है। राइट, तो जी बेसिक समझ में आया, प्रमोटर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बेसिक आइडिया लगाता है कि उसे कौन सी टाइप की कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए। जैसे जीफ बेजोस जी जो है सीईओ है अमेजन के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आइडिया लगाया कि प्रोड्यूसर से डायरेक्ट को कंज्यूमर को सामान देना चाहिए। तो इनका ये कंपनी का आइडिया था, ये चाहते थे ये ऐसी टाइप की कंपनी खोले जो डायरेक्ट प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को सामान भेजे। ठीक है, तो वो अपनी कंपनी के क्या कराएंगे, सीईओ कराएंगे। वैसे अगर आपने सोचा कि यार मुझे एक XYZ कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए जो कि स्टील कंपनी है, तो आपने क्या किया, एक आइडिया लगाया कि मुझे एक XYZ स्टील कंपनी खोलनी है, तो आप इस कंपनी के क्या कराओगे, प्रमोटर कहलाओगे, क्योंकि आपने बेसिक आइडिया लगाया है अपनी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। ठीक, तो जी प्रमोशन स्टेज ये होता है। अब जी ज्यादा कंफ्यूज ना हो कि अब हम लोग जानते हैं कि प्रमोशन की स्टेप के मतलब प्रमोशन में ऐसे कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। ठीक, तो जी सबसे पहला स्टेज है जो हमारे पास प्रमोशन में। ठीक, तो जी सबसे पहला यहाँ पे मैंने लिख दिया है स्टेप्स ऑफ प्रमोशन, जहां पर सबसे पहला स्टेप है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। राइट, तो डियर यहाँ पर फर्स्ट सपोज कीजिए ये है मिस्टर रामलाल। ठीक, मिस्टर रामलाल। अब जी मिस्टर रामलाल ने एक दिन आइडिया लगाया, मिस्टर रामलाल ने सोचा यार मुझे तो एक कंपनी खोलनी है। ठीक, तो मिस्टर रामलाल ने क्या किया, अपनी कंपनी को खोलने के लिए कुछ आइडिया लगाया कि उन्हें कौन सी टाइप की कंपनी खोलनी है, मतलब कौन सी टाइप की, मतलब आप कह सकते हैं विच टाइप ऑफ कंपनी। ठीक, अब उस कंपनी का नाम क्या, मतलब उस कंपनी को मतलब स्टार्ट करने के लिए क्या रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। ठीक, और वो रिसोर्सेज को कैसे लाया जाए, तो ये सारी एक्सेट्रा चीजें मिस्टर रामलाल ने सोचा। ठीक, मिस्टर रामलाल ने सोचा कि उन्हें कंपनी स्टार्ट करनी है, तो कंपनी स्टार्ट करने के लिए उन्होंने आइडिया लगाया। और मैंने आपको बताया था जो बंदा अपनी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए आइडिया लगाता है उस बंदे को हम क्या कहते हैं, प्रमोटर कहते हैं। मतलब रामलाल क्या कहलाएंगे, हमारे लिए प्रमोटर कहलाएंगे, है ना। तो जी मिस्टर रामलाल जो अपनी कंपनी का प्रमोटर है, उन्होंने आइडिया लगाया कि उन्हें कैसे टाइप की कंपनी खोलनी चाहिए, किस टाइप का रिसोर्सेज करना चाहिए, किस टाइप का मतलब उस रिसोर्सेज को कहां से कैसे लाना चाहिए। तो ये हो गया पहला स्टेप, जहां पर एक प्रमोटर डिसाइड करता है अपने कंपनी का आइडिया लगाता है कि उसे अपनी कंपनी मतलब बेसिकली वो आइडिया लगाता है कि अपनी कंपनी को सेटअप कैसे करें। सबसे बेसिक लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो वो प्रमोटर जो रहता है वो ये डिसाइड करता है, वो आइडिया लगाता है कि अपनी कंपनी को स्टार्टअप करने के लिए कैसा आइडिया लगाया जाए। ठीक, तो ये होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अब जी जो सेकंड पॉइंट है वो है हमारे पास, अब जी हमारे पास सेकंड स्टेप है फ्लेक्सिबिलिटी स्टडीज। अब जी यहाँ पर क्या होता है, अब जी मैं आप सभी को पहले स्टेप में तो मिस्टर रामलाल ने क्या किया, अपनी कंपनी का आइडिया लगा लिया कि उन्हें अपना कंपनी को कैसे सेटअप करना है, किस टाइप की कंपनी खोलनी है, क्या करना है, कैसे रिसोर्सेज लाना है उस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, वो सारी चीजें। तो जी सेकंड स्टेप में क्या होता है, रामलाल ने तो डिसाइड कर लिया, आइडिया लगा लिया कि उन्हें कंपनी स्टार्ट करना है। ठीक, तो अब जी वो सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, जो पहले स्टेप में उन्होंने आइडिया लगाया था कि भाई मुझे ये टाइप की कंपनी खोलनी है, यहाँ से रिसोर्सेज लाना है, तो अब वो क्या कहते हैं, इस आइडिया को अस्तित्व में लाते हैं।
ठीक है, रियल लाइफ में लाते हैं। ये यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल शेप टू आइडिया, मतलब ये जो उन्होंने सोचा है पहले स्टेप में, जो उन्होंने सोचा है कि उन्हें क्या करना चाहिए, अब सेकंड स्टेप में वो क्या करते हैं, उस आइडिया को जो उन्होंने सोचा है उसे क्या कहते हैं, असली में रियल लाइफ में क्या कहते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, रियल लाइफ में अस्तित्व में लाते हैं उस आइडिया को। ठीक, तो जी फैसिलिटी स्टडीज का मतलब यही है। अब जी इसके अंदर आपको क्या कुछ तीन और दिख रहे होंगे, टेक्निकल फैसिलिटीज, फाइनेंशियल फैसिलिटीज और इकोनॉमिक फैसिलिटीज, वो आपको नहीं करना है। वो आपको क्या करना है, नहीं करना है, क्योंकि वो सीबीएसई ने उसे हटा दिया है, इसलिए मैं भी नहीं बताऊंगा। ठीक, तो जी आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, सेकंड है फैसिलिटी स्टडीज। अब जी जो तीसरा है हमारे पास, अब जी थर्ड स्टेप है हमारे पास नेम अप्रूवल। अब जी इस स्टेप में क्या है, मिस्टर रामलाल क्या करेंगे, अब तो उन्होंने आइडिया सोच भी लिया कि कैसे टाइप की कंपनी करना है। अब जी उन्होंने उस आइडिया को प्रैक्टिकल शेप में भी ला लिया, ठीक, रियल लाइफ में भी इंप्लीमेंट करना चालू कर दिया। अब वो नेम, थर्ड स्टेप जो है हमारे पास वो है नेम अप्रूवल। सो बेसिकली अब मिस्टर रामलाल क्या करेंगे, अब अपनी कंपनी का नाम डिसाइड करेंगे। तो जी सबसे इजी भाषा में मैं आपको बताऊं, नेम अप्रूवल मतलब आप यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि आपकी कंपनी का नाम क्या होना चाहिए। ठीक, आपकी कंपनी का नाम क्या होना चाहिए। अब जी ये तो हो गया थर्ड स्टेप। अब जी फोर्थ स्टेप में हम लोग जाते हैं। अब जी जो फोर्थ है वो है हमारे पास फिक्सिंग अप सिग्नेचर्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक, अब जी मैं आप सभी को एक चीज बताता हूँ इस पॉइंट में, मेमोरेंडम क्या होता है। आप सभी के इसमें क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ये मेमोरेंडम क्या होता है। तो डियर थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मेमोरेंडम क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है। ठीक, जो कि मैं आपको आने वाले लेक्चर्स जहां पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, वहां पर उस वाले टॉपिक्स में बताऊंगा। तो जी मैं यहाँ पर आप सभी को नहीं चाहता कि आपको मेमोरेंडम के बारे में एक्सप्लेन करूं, तो वीडियोस बहुत लेक्चर लंबी हो जाएगी, है ना। तो मैं चाहता हूं कि आप इसे इग्नोर कीजिए, बस इतना याद रखिए कि ये डॉक्यूमेंट होता है ना। तो जी यहाँ पर क्या होता है इस पॉइंट में, इस मतलब इस स्टेज में क्या होता है, प्रमोटर जो है, प्रमोटर्स, कंपनी के जो प्रमोटर्स, जैसे मैंने आपको बताया, तो जी प्रमोटर्स क्या करते हैं, मेमोरेंडम जो कि एक डॉक्यूमेंट होता है। ठीक, तो इस वाले स्टेज में प्रमोटर ये डिसाइड करता है कि जो मेमोरेंडम में डॉक्यूमेंट है उसमें साइन कौन करेगा। इस स्टेप में प्रमोटर जो है वो ये डिसाइड करता है कि जो मेमोरेंडम में डॉक्यूमेंट है उसमें साइन कौन करेगा, उसमें साइन कौन करेगा, है ना। तो डियर ये है इस पॉइंट का मतलब। अब जी यहाँ पर मैं आप सभी को एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखा भी है, कहा जाता है कि जो पर्सन सबसे पहले मेमोरेंडम जो डॉक्यूमेंट है उसमें जो साइन करता है वो सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाता है उस कंपनी का। ठीक, तो डियर मतलब इस स्टेज में क्या होता है, बेसिकली प्रमोटर ये डिसाइड करता है कि मेमोरेंडम में साइन कौन करेगा, और जी ऐसा कहा जाता है कि जो पर्सन पहला मेमोरेंडम में साइन करता है वो पर्सन उस कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कहा जाता है। ठीक, तो डियर इस स्टेज का मतलब यही है। अब जी जो लास्ट स्टेज है वो है हमारे पास, अब जी जो हमारे पास लास्ट स्टेप है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। अब जी इस स्टेप में एक प्रमोटर, जो कंपनी का प्रमोटर्स होते हैं, वो ये डिसाइड करते हैं, मतलब प्रमोटर्स क्या करते हैं, स्टेज में अपॉइंट करते हैं कि उनके कंपनी के ब्रोकर्स और अंडर राइटर्स कौन होंगे। ठीक, प्रमोटर स्टेज में क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। अपॉइंट मतलब रोजगारी देना, अपॉइंटमेंट मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि किसी को काम देना, अपॉइंट मतलब किसी को काम देना। ठीक, तो जी इस स्टेज में प्रमोटर क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, ऐसे लोग अपॉइंट करते हैं कि उनके कंपनी का ब्रोकर्स कौन होगा और अंडर राइटर्स कौन होगा। प्रमोटर्स यहाँ पर अपॉइंट करते हैं ब्रोकर्स और अंडर राइटर्स को कि उनकी कंपनी के ब्रोकर्स और अंडर राइटर्स कौन होंगे। तो डियर प्रमोशन स्टेज में इतने ही स्टेज आते हैं और कुछ भी स्टेज नहीं है, लेकिन यहाँ पर और एक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लास्ट पॉइंट। अब डियर ये है हमारे पास लास्ट स्टेप जो कि है प्रिपरेशन ऑफ अननेसेसरी डॉक्यूमेंट, मतलब सॉरी नेसेसरी डॉक्यूमेंट, मैं भी क्या बोल रहा हूँ। सो जी ये है लास्ट स्टेप जहां पर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए रहता है। अब जी जैसे यहाँ पर मैंने आप सभी को पिछले लेक्चर्स में बताया था कि प्रमोशन वाला टॉपिक तो उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। ठीक, अब अगले लेक्चर्स में हम लोग इनकॉर्पोरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जी ये जो प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट होता है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करते हैं जो कि इनकॉर्पोरेशन के लिए जरूरी होता है। ठीक, जैसे कुछ कुछ डॉक्यूमेंट होता है, जैसे मेमोरेंडम डॉक्यूमेंट एक होता है, वैसे और एक डॉक्यूमेंट होता है आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। ठीक है, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन एक टॉपिक होता है, हाँ एसोसिएशन है, सॉरी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो डियर ये भी एक डॉक्यूमेंट होता है। तो बेसिकली ये सारी चीजें यहाँ पर हम लोग प्रिपेयर करते हैं। ठीक, फिर जाके हमारा इनकॉर्पोरेशन वाला स्टेज चालू होता है। तो जी इनकॉर्पोरेशन वाला स्टेज आज नहीं, आज लेक्चर बहुत लंबी होगी, इसे अगली लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो डियर प्रमोशन वाले स्टेज में होप करता हूँ आप सभी ने बहुत एंजॉय किया होगा। राइट, तो ये तो फर्दर है, लेकिन आज की लेक्चर्स जो है इनकॉर्पोरेशन के बारे में, जहां पर मैं आपको इनकॉर्पोरेशन स्टेज के बारे में बताऊंगा, और आज से ही इस वाला जैसे स्टेज बताऊंगा, तो इस स्टेज के बाद प्राइवेट कंपनी जो होती है वो स्टार्ट कर सकती है, उनको लाइसेंस मिल जाता है और वो अपने आप को लीगली मार्केट में एग्जिस्ट कर सकती है। राइट, तो डियर पिछली वाली लेक्चर्स में हमने जाना था, मतलब पिछली वाली लेक्चर्स जो थी यहाँ पर ये स्टेप्स ऑफ प्रमोशन, यहाँ पर जो पहली लेक्चर में मैंने आपको बताया था वहां से देख लेना।
अब जी आज जो सेकंड लेक्चर है, इसके बाद जो लेक्चर है वहां पर हम करेंगे इनकॉर्पोरेशन स्टेज के बारे में। जैसा कि ये सेकंड स्टेज है, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन स्टेज जो कि सेकंड स्टेज है ना। तो डियर आज इसके बारे में हम जानते हैं। अब जी सबसे पहला स्टेज है हमारे पास फिलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। अब जी जैसे इनकॉर्पोरेशन स्टेज आता है, प्रमोशन के बाद इनकॉर्पोरेशन स्टेज आता है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, प्रमोटर को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को फिल अप करना पड़ता है, ठीक है, फिल इसको पूरा लिखना पड़ता है। जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, ये सब क्या एक डॉक्यूमेंट होता है, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक, आगे वाले लेक्चर्स में उस लेक्चर्स का नाम रहेगा डॉक्यूमेंट यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जहां पर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। इसके साथ साथ आपको बताना पड़ता है कि आपने कंपनी को स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा लगाया है, उसमें कितना पैसा निवेश किया है। ठीक, उसके साथ साथ आपके जितने भी कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके नाम क्या है, एड्रेस कहाँ है, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको बतानी पड़ती है। इसके साथ साथ आपको कंपनी का भी एड्रेस बताना पड़ता है कि आपकी कंपनी कहाँ है, ठीक, किस जगह पे लोकेट करती है, वो सारी चीजें। तो ये हो गया फिलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स में। अब जी इसके साथ क्या करना, अब जी सेकंड स्टेज जो है हमारे पास वो है पेमेंट ऑफ फीस। अब जी जैसे आप सभी ये डॉक्यूमेंट्स को फिल कर देंगे, आप जैसे डॉक्यूमेंट्स को फिल कर देंगे तो आपको क्या करनी पड़ती है, कुछ फीस भी देनी पड़ती है। ठीक, डॉक्यूमेंट को आप जैसे फिल कर देंगे तो आपको उसके बाद फीस देनी पड़ेगी। अब जी जो फीस है इंपॉर्टेंट है, ये एक चीज गुरु मंत्र है, यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। अब जो फीस है वो आपकी कैपिटल के ऊपर डिपेंड करती है। आपने जितना ज्यादा कैपिटल लगाया तो उसके हिसाब से उतना ज्यादा फीस आपसे चार्ज किया जाएगा। जितना ज्यादा कम कैपिटल लगाओगे उतना कम आपसे फीस चार्ज किया जाएगा। ठीक, तो जी पेमेंट ऑफ फीस में आपको क्या करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट को फिल करने के बाद आपको फीस देनी पड़ती है और वो फीस कैपिटल के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक, जितना ज्यादा कैपिटल उतना ज्यादा आपको फीस देना पड़ेगा, जितना कम कैपिटल उतना कम आपको फीस देना पड़ेगा। अब ये रजिस्ट्रेशन, अब जी ये सारी चीज जैसी हो जाती है तो एक बंदा रहता है रजिस्ट्रर, वो चेक करता है कि जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया है ऊपर, ठीक है, ये जितना भी डॉक्यूमेंट आपने फिल किया है वो सही है कि नहीं। अगर उसको लगता है कि हाँ ये पूरे डॉक्यूमेंट अच्छे से हो गए हैं, वेरीफाई हो सकता है, तो वो क्या कर देता है, आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देता है, जहां पर एक प्राइवेट कंपनी को लाइसेंस मिल जाता है और अपनी कंपनी को स्टार्ट कर देती है। ठीक, प्राइवेट कंपनी के साथ साथ पब्लिक कंपनी को भी लाइसेंस मिल जाता है, लेकिन वो अभी स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि मैंने आप सभी को बताया था उसे 4 स्टेज फॉलो करना पड़ता है। ठीक, उसे जब पब्लिक कंपनी जब कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में आ जाएगी तब जाके उनको लाइसेंस मिलता है और तब जाके वो अपनी कंपनी को स्टार्ट कर सकती है। लेकिन प्राइवेट कंपनी में बस प्रमोशन और इनकॉर्पोरेशन स्टेज को फॉलो करके उन्हें लाइसेंस मिल जाता है, अपनी कंपनी को स्टार्ट कर देते हैं और उनको जो लाइसेंस मिलता है उसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और जी जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मैंने आपको बता दिया यहाँ पर मिल गया। ठीक, पूरी भाषा समझ में आ गई, बहुत इजी कंसेप्ट था डियर, आज के लिए इतना ही। अब जी देखिए प्रमोशन वाला स्टेज भी बता दिया मैंने आपको, इसके साथ साथ आपको इनकॉर्पोरेशन स्टेज भी मैंने आपको बता दिया, इसके साथ साथ यहाँ पर है। अब जी जो फोर्थ अगली जो लेक्चर होगी उसमें हम कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज के बारे में जानेंगे और उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, राइट। लेकिन आप सभी को एक चीज बता देता हूं इंपॉर्टेंट, प्रमोशन इनकॉर्पोरेशन हो गया है, अब प्राइवेट कंपनी को लाइसेंस मिल जाता है, ठीक, और उनको लाइसेंस क्या, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब उनको ये तीसरा और चौथा स्टेज फॉलो करने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट कंपनी को ना तीसरा ना चौथा फॉलो करने की जरूरत नहीं है, उनको बस पहला दूसरा ही फॉलो करना पड़ता है। ठीक, इसलिए बता रहा हूँ, ध्यान से बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ध्यान से सुनना, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज है जो कि थर्ड स्टेज है और सिर्फ पब्लिक कंपनीज को ये फॉलो करना पड़ता है, राइट। अब जी ये सारी चीजें तो आप सभी ने अपने बुक्स में भी देखी होगी, लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को 2 गुरु मंत्र बताना चाहता हूँ, 2 गुरु मंत्र बताना चाहता हूँ। अब जी जो 2 गुरु मंत्र है ये आप सभी को बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक, इसके बाद ये जो टॉपिक्स है ना डियर, फटाक से बहुत जल्दी हो जाएंगे और आप सभी को पता भी नहीं चलेगा। ठीक, तो बहुत ध्यान से सुनना मैं अभी क्या बताना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक एबीसी कंपनी है। अब जी हर कंपनी को कभी ना कभी पैसों की जरूरत पड़ती है। कोई कंपनीज को पैसे की जरूरत तब पड़ती है जब वो कंपनी को स्टार्ट कर रहे होते हैं। ठीक, तो कभी कभी कोई कंपनी जब अपनी कंपनीज को स्टार्ट कर रही होती है तो उन्हें क्या पैसे की जरूरत पड़ती है। लेकिन कोई कंपनीज ऐसी होती है जिन्होंने अपना कंपनी तो स्टार्ट कर लिया है, लेकिन उन्हें कभी कभी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना है या फिर कुछ करना है, तो उसके लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती है। सो कंपनी क्या करती है, पीपल को इनवाइट करती है। पीपल को क्या करती है, इनवाइट करती है। देख रहे हैं ये हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे पीपल्स जो हम सभी हैं। तो कंपनी क्या करती है, हम पीपल को इनवाइट करती है। ठीक, इनवाइट करती है। और ये जो कंपनीज है ये हम पीपल को बोलती है कि हम लोग नई कंपनी चालू कर रहे हैं, तो आप सभी पीपल हमारी कंपनी में क्या कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। हमारी कंपनी में क्या कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। ठीक, तो
ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोस्पेक्टस। ठीक, कुछ भी नहीं था पहला गुरु मंत्र में। जो पहला गुरु मंत्र था वो तो बहुत ही इजी है। जहां पर कभी कभी कोई कोई कंपनी को पैसे की जरूरत करती है तो ये क्या करते हैं, पीपल को इनवाइट भेजते हैं और पीपल को बोलते हैं कि आप पीपल, हम लोग नई कंपनी चालू कर रहे हैं या फिर हमें कोई प्रोजेक्ट की जरूरत है, उसके लिए हमें पैसा चाहिए। तो ये क्या करते हैं, पीपल को इनवाइट भेजते हैं, इनविटेशन भेजते हैं और बोलते हैं कि हम लोग तो कंपनी चालू कर रहे हैं, आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए या फिर निवेश कीजिए। ठीक, ये तो पहला गुरु मंत्र हो गया। अब जी सेकंड गुरु मंत्र आप सभी को ध्यान से सुनना है। सेकंड गुरु मंत्र भी अगेन बहुत इंटरेस्टिंग है और मैंने आपको बताया कि ये जो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्टस कहते हैं। ठीक, अब जी जो दूसरा गुरु मंत्र है वो है फॉर एग्जाम्पल, एक ये एबी फॉर एग्जाम्पल कीजिए, कोई भी कंपनी का नाम ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल हाँ चलिए, एक्स वाई जेड एक कंपनी है। एक्स वाई जेड भी क्या है, कंपनी है। तो जी इस कंपनी को भी पैसे की जरूरत पड़ी। ठीक, तो इस कंपनी ने भी क्या किया, पीपल को इनविटेशन भेज दिया। पीपल को क्या कर दिया, इनविटेशन भेज दिया कि हम लोग तो नई कंपनी चालू कर रहे हैं, आप हमारी कंपनी में आकर पैसा लगाइए। ठीक, तो जी इसमें से एक पर्सन है मिस्टर एक्स, इसमें से एक पर्सन है जिनका नाम है मिस्टर एक्स। अब जी जो मिस्टर एक्स है ये क्या हो गए, ये जो कंपनी के कंपनी को पैसा देने के लिए क्या हो गए, रेडी हो गए। ठीक, तो मिस्टर एक्स ने कंपनी को बोला कि हम आपको पैसा कैसे दे सकते हैं। तो ये कंपनी जो है, ये कंपनी मिस्टर एक्स को बोलेगी कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमारे कंपनी का शेयर्स को क्या करना है, बाय करना है। शेयर्स को क्या करना है, बाय करना है। ठीक, तो मिस्टर एक्स भी बोले ठीक है, मैं आपका शेयर्स को खरीदता हूं, मैं आपके शेयर्स को खरीदता हूं। और मिस्टर एक्स ने इस कंपनी का शेयर्स को खरीद लिया ₹5000 में। अब ये शेयर्स कुछ नहीं होता डियर, एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है। ठीक, तो मिस्टर एक्स ने क्या कर लिया, इस कंपनी का शेयर 5000 का खरीद के इस कंपनी को ₹5000 दे दिए। ठीक, तो जी अब कंपनी ने बोला कि आपने हमारे कंपनी का 5000 का शेयर लिया है, तो हम आगे जाकर जब हमारी कंपनी जब प्रॉफिट करने लगेगी, हमारी कंपनी जब प्रॉफिट करने लगेगी, उस समय हम आपको आपका जो ₹5000 है, ठीक, वो तो आपको वापस कर देंगे, वो तो आपको वापस कर देंगे। इसके साथ ही साथ आपको इंटरेस्ट अमाउंट भी देंगे ऐड करके, मतलब 5000 के साथ आपको कुछ पैसा एक्स्ट्रा देंगे। ठीक, तो ये XYZ कंपनी ने मिस्टर एक्स से कहा। ठीक, तो डियर ये जो पैसा जो कंपनी वापस करेगी, जब कंपनी प्रॉफिट में होगी तो कंपनी क्या करेगी, जब मिस्टर एक्स को पैसा वापस देगी तो ये जो पैसा है, ये पैसा कहलाता है डिविडेंड। आप सभी ने अभी सुना होगा डिविडेंड, डिविडेंड बहुत आ रहा होगा, तो आप सभी को अभी समझ में आ गया होगा। ठीक, तो डियर ये जो दो मैंने गुरु मंत्र बताया, एक तो पहले गुरु मंत्र तो बहुत ही इजी था। मैंने आपको यहाँ पर इजी सा बताया कि जब कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो पीपल को इनवाइट भेजती है और पीपल आके इन्वेस्ट करते हैं। ठीक, तो जी जब भी कोई पीपल कोई भी कंपनी पे पैसा लगाता है तो वो जी डायरेक्ट पैसा नहीं लगाता, वो क्या करता है, उस कंपनी का शेयर्स खरीदता है। जैसे XYZ ने क्या किया, मिस्टर एक्स को अपना शेयर दिया 5000 का, तो मिस्टर एक्स ने 5000 का शेयर खरीद लिया और XYZ कंपनी को पैसा दे दिया। राइट, अब जी जो कंपनीज रहती है ना, जब ये प्रॉफिट में चली जाती है, जब इनको बहुत प्रॉफिट होने लगता है, तो ये क्या करती है, जो भी पीपल है जिनसे ये कंपनी ने पहले पैसा लिया है, तो ये क्या करती है, इनको वापस पैसा दे देती है। ये इनका 5000 तो देगी, इसके साथ साथ कुछ पैसा एडिशनल में देगी। और इस एडिशनल जो मतलब ये जो पूरा पैसा जो कंपनी वापस देती है, उस पैसे को हम डिविडेंड कहते हैं। अब जी यहाँ पर आप सभी को और एक चीज बताना है कि जो व्यक्ति जो कंपनी में पैसा लगाता है या फिर उस कंपनी का शेयर खरीदता है, उसे हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम इन्वेस्टर कहते हैं, या फिर और माइनर टर्म्स में हम इसे क्या कहते हैं, शेयर होल्डर कहते हैं। शेयर होल्डर, ठीक, मतलब शेयर मतलब आप सभी को पता है कि इस बंदे ने शेयर खरीदा, और होल्डर मतलब उसके पास उस कंपनी का शेयर्स है, तो शेयर होल्डर। ठीक, तो मिस्टर एक्स इस कंपनी के क्या कहलाएंगे, इन्वेस्टर कहलाएंगे या फिर शेयर होल्डर कहलाएंगे। ठीक, इतना दो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब जी अब यहाँ पर देखना, फटाफट आप सभी को समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या कहानी है। अब जी SEBI ये क्या है, हम SEBI का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक, तो डियर जो भी कंपनी कैपिटल, जो भी पब्लिक कंपनी जब SEBI में जाती है, उनका कंपलसरी होता है हर पब्लिक कंपनी को SEBI में जाना। ठीक, तो जी यहाँ पर SEBI क्या करती है, हम इन्वेस्टर्स, आप सभी को पता है इन्वेस्टर कौन होता है, राइट, इन्वेस्टर। तो जी SEBI क्या करती है, हम इन्वेस्टर्स को क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है कि हम इन्वेस्टर्स ने तो कोई भी कंपनी पे पैसा लगाया, उस कंपनी का शेयर्स खरीद लिया, लेकिन एक्चुअली में जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो वो
उस इन्वेस्टर को पैसा वापस देगी कि नहीं देगी। ठीक, तो माइनर टर्म्स में ये क्या करती है, एक इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन टू इन्वेस्टर्स, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा है। अब जी प्रोस्पेक्टस, अगेन मैंने आपको बता दिया प्रोस्पेक्टस क्या होता है। प्रोस्पेक्टस मतलब हर कंपनी पीपल को इन्वेस्ट भेजती है कि उनकी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, उसे हम प्रोस्पेक्टस कहते हैं। हो गया। अब जी थर्ड स्टेप जो पब्लिक कंपनी को फॉलो करना पड़ता है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स। अब जी बैंकर्स, बैंकर्स, ठीक, तो समझ में आ रहा है मेन यहाँ पर रूट वर्ड क्या है, बैंक। अब जी बैंक में आप क्या काम करते हो, आप अपना पैसा वहां पर सेव करते हो, उस बैंक से आप पैसा निकालते हो, वही काम करते हो ना। तो डियर सेम चीज यहाँ भी होती है। तो पब्लिक कंपनी क्या करती है, थर्ड स्टेप में अपॉइंटमेंट एक बैंकर्स को अपॉइंट करती है और एक ब्रोकर्स को भी और अंडरराइटर्स को, ये 3 पर्सन होते हैं। ठीक, तो पब्लिक कंपनी क्या करती है, इन पर्सन को अपनी कंपनी में बुलाती है और इनको काम देती है। अब जी बैंकर्स में क्या करती है, कंपनी का जितना भी पैसा, जैसे आप बैंक में डिपॉजिट करते हो, बैंक से पैसा लेते हो, तो सेम चीज पब्लिक कंपनी भी क्या करती है, बैंकर्स को ये काम देती है कि कंपनी का जो भी पैसा है उसको डिपॉजिट करना है या फिर निकालने का काम किसका है, बैंकर्स का है। अब जी ब्रोकर्स क्या होते हैं, ब्रोकर्स एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो शेयर्स को मतलब वो पीपल को इंकरेज करते हैं। ठीक, इजी टर्म्स में मैं बताऊं, ब्रोकर्स मतलब एक ऐसे पीपल जो पीपल को इंकरेज करते हैं, एक ऐसे पीपल मतलब ब्रोकर्स मतलब एक ऐसे पीपल मतलब ब्रोकर मतलब एक ऐसा बंदा होता है कंपनी में जिसका मेन काम क्या होता है, पीपल को इंकरेज करना और उनको बोलना कि आप हमारी कंपनी का शेयर्स को खरीदो। ठीक, ये काम ब्रोकर्स का होता है। अब जी अंडरराइटर्स क्या होता है, अब जी कभी कभी कंपनी जब शेयर को इशू करती है, ठीक, कि उनको पैसा मिल जाए, तो कभी कभी जी कंपनी को मतलब कभी कभी कंपनी के पूरे शेयर्स बिकते ही नहीं। ठीक, तो उस समय क्या करते हैं ये कंपनीज, एक अंडरराइटर्स को भी रख लेते हैं और ये कंपनीज क्या बोलती है अंडरराइटर्स को कि आप हमारे तो शेयर्स पब्लिक ने खरीदे नहीं, तो आप क्या कीजिए, हमारे शेयर्स को आप खरीद लीजिए, उसके बदले में हम जब कंपनी को प्रॉफिट होगा उस समय हम आपको बहुत ज्यादा पैसा, आपका पैसा तो देंगे साथ ही साथ बहुत ज्यादा पैसा देंगे। ठीक, तो अंडरराइटर्स वो होते हैं। अब जी फोर्थ पॉइंट, अब जी फोर्थ पॉइंट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब जी मिनिमम है, यहाँ पर गलती से मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब जी फोर्थ स्टेप जो पब्लिक कंपनीज को फॉलो करना पड़ता है, उन्हें क्या करना पड़ता है, एक एप्लीकेशन बनाना पड़ता है। उन्हें क्या करना पड़ता है पब्लिक कंपनी को कि एक एप्लीकेशन बनाना पड़ता है जहां पर उन्हें क्या करना पड़ता है, श्योरिटी देनी पड़ती है, मतलब एक प्रूफ देना पड़ता है कि जी हम लोग जो कंपनी चालू कर रहे हैं वो कोई हम लोग ने मतलब हमारी कंपनी को जब हम लोग चालू कर रहे हैं तो वहां पर कोई भी हम लोग को मनी की प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी मनी की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो कंपनीज क्या करते हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन बताती है जहां पर वो यही बताती है कि हमें हम लोग कंपनी चालू कर रहे हैं, हमारी कंपनी में मनी की शॉर्टेज नहीं है। ठीक, अब जी फिफ्थ है एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। अब जी ये स्टॉक एक्सचेंज का जी टॉपिक मैंने आप सभी को चैप्टर 7, ठीक, मे बी सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस और एक चैप्टर होगा, आप देखना मे बी, हाँ तो शायद चैप्टर 7 होगा, तो मैंने वहां पर ये सारी चीजें बताई है। ठीक, तो स्टॉक मार्केट क्या होता है, अब जी आप इजी सी भाषा में समझिए कि यहाँ फिफ्थ स्टेप में क्या होता है, हर कंपनी क्या करती है, वेरीफाई करती है। मतलब देखिए स्टॉक मार्केट मतलब एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जहां पर हर कंपनी जो भी नई नई कंपनी चालू होती है, सो वो कंपनीज को वो स्टॉक मार्केट में अपने आप को मतलब नाम डलाना पड़ता है। एक जैसे आप स्कूल में नाम डलाते हैं ना, एडमिशन करवाते हैं अपना, सो सेम चीज कंपनीज को भी क्या करना पड़ता है, या स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में क्या करना पड़ता है, अपने आप को रजिस्टर एडमिशन करवाना पड़ता है अपने आप का। ठीक, उस एडमिशन, इस लिस्टेड का मतलब होता है यार एडमिशन करवाना, आप इजी भाषा में समझ सकते हैं। हर कंपनी क्या करती है, अपने आप को उस स्टॉक मार्केट में एडमिशन करवाती है, मतलब उस स्टॉक मार्केट में अपना नाम लिखाती है। ठीक, तो ये स्टॉक मार्केट क्या करता है, जितना भी डॉक्यूमेंट्स हुआ है अभी तक पब्लिक कंपनी ने बनाया, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है और वो ये मतलब वेरीफाई करती है कि जो कंपनी का फाइनेंशियल साउंडनेस है वो अच्छा है कि नहीं, मतलब कंपनी सही में चलने लायक है कि नहीं, इसके पास कोई शॉर्टेज तो नहीं है पैसे का। तो ये सब ये क्या करती है, वेरीफाई करती है फाइनेंशियल साउंडनेस। और जी जैसे ही ये स्टॉक एक्सचेंज मार्केट सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ ये कंपनी चलो अच्छी है, इस कंपनी में कुछ डिफॉल्ट नहीं है और ये कंपनी फाइनेंशियल मतलब इस कंपनी के पास अच्छा पैसा है और ये कंपनी अच्छा चल सकती है, तो ये क्या करती है, उन्हें लिस्टेड कर लेती है, मतलब उनका नाम अपने पास लिखा लेती है। ठीक, अब जी सिक्स में अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब जी मतलब जैसे इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर्स ने आपकी कंपनी में, जैसे बताया ना स्टोरी, तो जी जो कंपनीज, जो पीपल ने आपकी कंपनीज में इन्वेस्ट किया, तो आप अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स में यही बताते हैं कि वो जो इन्वेस्टर्स हैं उनका नाम क्या है, एड्रेस क्या है और उसके हिसाब से उनको कितना शेयर्स मिले। मतलब इसमें बेसिकली आप ये बताते हैं, लास्ट स्टेप में ध्यान से सुनना, कि इन्वेस्टर्स के नाम क्या है, ये जितने भी इन्वेस्टर्स हैं इनका एड्रेस कहाँ है, कहाँ रहते हैं, कहाँ इनका नाम क्या है।
ठीक, इन्होंने कितना हमारी कंपनी से शेयर्स को खरीदा, इसके साथ साथ हम लोग इनको पैसा कब देंगे। तो ये सारी चीजें पब्लिक कंपनी क्या करती है, स्टेज में करती है। ठीक, तो डियर कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में बस ये अराउंड कितने हैं, टोटल 6 स्टेप्स है जो हर पब्लिक कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। सिर्फ पब्लिक कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को नहीं करना पड़ता। फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी का लास्ट प्रोसीजर है, ठीक, जो कि सिर्फ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आखिरी है, मतलब फोर्थ स्टेज है जो सिर्फ पब्लिक कंपनी को ही फॉलो करना पड़ता है, सिर्फ पब्लिक कंपनी को। ठीक ठीक, तो डियर कभी कभी कोई मुझसे क्वेश्चन पूछता है, सर कि आप इतना सारी चीज तो बता दिए कि हमें क्या फॉर्मेशन के लिए क्या करना पड़ता है, और इवेंट तक आगे हम डॉक्यूमेंट भी पढ़ेंगे उसमें क्या करना पड़ता है, ये सब चीजों ने आपने तो बता दिया कि कंपनी को बनाने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है, लेकिन हमें ये सब करने के लिए जाना कहाँ पड़ता है। तो डियर जब भी आपको कोई भी कंपनी फॉर्मेशन करते हो तो आप जहां भी हो, आपके आसपास देखना एक रजिस्टर ऑफिस होगा। ठीक, आप जो भी स्टेट में, जो भी सिटी में होंगे, वहां पर क्या होगा, रजिस्टर ऑफिस होगा। तो आप जब भी कंपनीज को स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आपको उस रजिस्टर कंपनी में जाकर पूरा काम करना पड़ता है। ठीक, तो जी ये जो रजिस्टर कंपनीज रहती है, रजिस्टर ऑफिस जो रहता है, ये आपको क्या करता है, बहुत डॉक्यूमेंट्स मांगता है, जो कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, और इसके साथ साथ मैं अभी आपको फ्यूचर में बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स, मेन डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं फॉर्मेशन के लिए। तो ये सब तो बात की बात, लेकिन ये जो रजिस्टर ऑफिस रहता है ना, जो रजिस्टर ऑफिस, ये क्या करते हैं, स्टेप में आपको बोलते हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स को आपको प्रिपेयर करना है, तो जी यहाँ इस डॉक्यूमेंट में आपको 3 चीजें लिखनी पड़ती है। ठीक, तो जी सबसे पहला चीज आपको इस डॉक्यूमेंट में ये लिखना पड़ता है कि जो भी शेयर्स आप देंगे वो कैश में होने चाहिए। ठीक, जो भी शेयर्स आप देंगे वो क्या होने चाहिए, कैश में होने चाहिए। अब जी ये शेयर्स का मतलब मुझसे मत पूछना, क्योंकि मैं पिछली लेक्चर्स में भी बता चुका हूं, वापस नहीं बता सकता। ठीक, तो इस डॉक्यूमेंट में सबसे पहला चीज आपको ये बताना पड़ता है कि जो आप शेयर्स दे रहे हैं वो आप कैश में दे रहे हैं। सेकेंड चीज, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, जितने भी कंपनीज का डायरेक्टर्स होता है उन्हें क्या करना पड़ता है, अपना एप्लीकेशन को कैश में देना पड़ता है। अब जी जो थर्ड चीज में यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखनी है कि जी जो भी कंपनी है उसका जो पैसा है वो पेंडिंग तो नहीं है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नो पेंडिंग ऑफ मनी, नो पेंडिंग ऑफ मनी, मतलब जो भी कंपनी का जो भी पैसा लेना देना है तो वो क्या है, पेंडिंग तो नहीं है। ठीक, मतलब कोई बंदे से आपने पैसा लिया तो उसको अभी भी आप दे नहीं पा रहे, ऐसा कोई सिचुएशन तो नहीं है। तो आपको क्या करनी पड़ती है, ये 3 चीज आपको क्या करनी पड़ती है, बतानी पड़ती है आपको रजिस्टर ऑफिस को जाने से पहले। ठीक, तो जी आपको क्या करना पड़ता है, ये सारी चीजों को क्या करना पड़ता है, डिक्लेयर करना पड़ता है कि हाँ जो हम शेयर्स है वो कैश में देंगे, जो डायरेक्टर्स जो एप्लीकेशन है कैश में देंगे, और जी हमारी कंपनी में कोई भी पैसा पेंडिंग नहीं है। तो ये आपको क्या करना पड़ता है, डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक, अब जी जैसे आप डिक्लेयर कर देते हैं तो आप ये सभी को क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट में लिख देते हैं। अब जी ये जो डॉक्यूमेंट है आप किसे, अपने कंपनी के CS, कंपनी सेक्रेटरी से आप क्या करते हैं, जो साइन करवाते हैं। अभी जैसे ये काम हो जाता है इसके बाद आप क्या करते हैं, रजिस्टर ऑफिस जाते हैं, और रजिस्टर ऑफिस में रजिस्टर बैठा रहता है, एक पर्सन, रजिस्टर क्या रहता है, एक पर्सन रहता है, वो क्या रहता है, वहां पर बैठा रहता है, और वो आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा। एक वो सारी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा, वो क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। अगर उसको लगा कि हाँ ये सारी चीजें जो सारी डॉक्यूमेंट्स आपने दी है वो सही है, तो वो क्या कर देगा, आपको लाइसेंस दे देगा। अब जी लाइसेंस मिल गया तो आप अपनी कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, आप अपनी कंपनी को, पब्लिक कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं। अब जी ये जो लाइसेंस जो मिलता है, इस लाइसेंस को हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। इसे क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। ठीक, तो डियर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का जो टॉपिक था बहुत इजी था, राइट, आप सभी को मजा आ गया। तो डियर इसी के साथ प्लीज मेरे लेक्चर्स को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कीजिए। जब आप कमेंट्स करते हैं तो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस मुझे वही आता है कि मुझे हाँ आप सभी को अच्छी से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। ठीक, जब आप सभी बोलते हैं मुझे सर बहुत मजा आ रहा है करके, इवेंट तक आपकी जो लेक्चर्स होते हैं उससे हम नोट्स भी बना लेते हैं और भी बहुत सारे काम कर लेते हैं। ठीक, हमें और कहीं की जरूरत भी नहीं पड़ती, पूरा चीज यहीं पे मटेरियल मिल जाता है, केस स्टडी सॉल्व हो जाती है। ठीक, आप जब ये सब सारी चीजें मुझे बोलते हैं ना तो मुझे भी अच्छा लगता है लिटरली। तो जी कमेंट्स तो जरूर कीजिए, भले लाइक भी मत कीजिए, सब्सक्राइब भी मत कीजिए, लेकिन कमेंट्स कीजिए, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंट आता है मैं आप सभी को और अच्छी से अच्छी लेक्चर्स बनाऊंगा। जितना ज्यादा अच्छा कमेंट करेंगे, ठीक डियर ऐसा नहीं है, देखिए लाइक भी कीजिए, डिसलाइक भी कीजिए, आपके ऊपर है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको लग रहा है कि मेरी लैंग्वेज से प्रॉब्लम है, या फिर मैं कुछ चीजें ज्यादा रिपीट करता हूं उसे कम कर दूं, तो ये सारी चीजें आप भी कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक है, एज अ फीडबैक, तो इसे मैं ध्यान में रख के अगले बार वो मिस्टेक नहीं करूंगा। राइट, तो डियर इसी के साथ तो ये लेक्चर्स डियर खत्म होता है। ठीक, इसी के साथ मैं चलता हूँ, आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए बाय, एंजॉय, टेक केयर एंड चीयर्स।